इतने सारे पुरुष हैं जिनको उन्हीं की वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके मर्डर कर दिया, तो फिर ये कहना कि भैया महिलाएं गलत हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, या मैं महिलाओं के खिलाफ बात कर रही हूँ। आज से लगभग 2-3 साल पहले एक महिला ने ट्विटर के ऊपर एक अपनी पीड़ा एक्सप्रेस करी कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ उस महिला का नाम जो है गूगल करने की कोशिश की, या उस केस की डेप्थ में जाने की कोशिश की कि ये केस है क्या, और तब पता चला कि जिसको वो किडनैपर बोल रही थी वो उस बच्चे का पिता है। इन दोनों का लिटिगेशन बहुत सालों से चल रहा है, और ये महिला उनके पति को अपने बच्चे को देखने भी नहीं देती कि अगर आदमियों को भी लॉज मिल गए तो वो मिसयूज करेंगे। So what you're trying to say basically is it's okay if women are misusing the laws, but do not give laws to men even if they have genuine problems, because you know we apprehend they will misuse it. एकदम से आदमी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग, यही करते हैं कि उसी की सारी गलती होगी, उसी ने कब सब कुछ गलत किया होगा, उसी को लेकर जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो थोड़ी सी पावर रखते हैं लोग, वो तो फिर भी चलो उनके लिए तो ये सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है, बट जो लोग इतनी पावर नहीं रखते हैं या इतनी सोशल स्टैंडिंग नहीं रखते हैं निकिता, वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ब्रूटल रेपरकशंस होते हैं। गौरव और ऋतु के केस में आई वुड से हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, द काइंड ऑफ डिग्निटी दैट दे हैव मेंटेन्ड, and especially to Ritu for coming out and saying here is a man who has empowered me and been there for me for the last 8 years, you know, ensured that I am so capable कि मैं अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ। तो you cannot take that away from someone, right? मैं जब देखती हूँ खासकर चाइल्ड कस्टडी इश्यूज में, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही है शादीशुदा होने के बावजूद, या अडल्ट्री का अगर उसके ऊपर एलिगेशन है, तो दैट इज नो ग्राउंड टू डिनाई हर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज शी इज स्टिल अ मदर टू द किड्स। फेयर इनफ, बट आप फादर्स के इतने खिलाफ क्यों हैं फिर? तो आई जस्ट सेड दिस कि सरजीत की भी साइड हम लोग को सुननी पड़ेगी, एक बार बाहर तो लेकर आइए। उस वजह से ट्विटर was full of abuses for me, and there was this woman who called me a supplier of rapists, pimp, and my niece was dragged into all of this, and my family was dragged into all of this. My parents were abused. All men are the same यार, ये सब एक जैसे होते हैं। ये कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि हमने इतने नॉर्मलाइज करके रखे हैं अपनी सोसाइटी में कि वी नेवर इवन थिंक वंस कि इसका लड़कों की इमेज पे, उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और आज का जो एपिसोड है ये कुछ अतरंगा है, कुछ अलग है, बिकॉज आज के इस कॉन्वर्जेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो कि लेडीज़ प्रॉब्लम, ये जो शो का नाम है उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी अनकन्वेंशनल बातें लगे, बिकॉज टुडे वी टू वुमेन आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेन्स राइट्स एंड मेन्स सफरिंग, क्योंकि आई बिलीव कि जो लड़कों की सेफ्टी है that is also a lady's problem. So today we have Deepika Narayan Bhardwaj with us, who is a men's rights activist and she's a documentary filmmaker. Deepika, welcome to Ladies Problem. Thank you so much for getting me here. So Deepika, जब हम बात करते हैं, like I said, कि बहुत ही normalize करके रखा है हमने कुछ stereotypes को, कि लड़के ऐसे हैं, and also I've seen कि social media पे ना there is an ongoing war between men and women. Yeah. And thanks to pseudo feminism, इसकी वजह से इस आग में और घी डल जाता है। जी। So what do you think about this? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग कि हम लोग पुरुषों की बात, आदमियों की बात एक लेडीज शो पे कर सकते हैं। दैट समवेयर टेल्स मी दैट द फ्यूचर इज ब्राइट एंड नॉट एज स्कैरी एज इट लुक्स राइट नाउ। एब्सोल्युटली फेयरली सेड कि एक काइंड ऑफ वॉर हो गया है, एंड दैट वॉर इज इन माई व्यू बेसिकली बिकॉज ज़्यादातर हम लोग महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न जनरेशन है, सबको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस है, या एटलीस्ट सब लोग चाहते हैं कि उनको भी वही राइट मिले जो किसी और इंसान को मिले हुए हैं। और कहीं ना कहीं लड़कों में, आदमियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है कि
उनके राइट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है, एंड एवरीबडी इज़ जस्ट कंसर्न्ड अबाउट women and nobody is concerned about so much of wrong that is happening to men, and I think that's the reason behind this social media war that we see. And the reason for that also is that while we have extremely brutal cases जो जहाँ पे महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, we also have extremely sad cases जहाँ पे आदमियों के साथ बहुत गलत किया है, किसी महिला ने किया है और उनको झूठा फंसाया गया है या वो मर्डर तक का शिकार हो गए. बट those stories, those sufferings are never discussed with as much seriousness and as much empathy as we see people talking about women. So I think जो देख रहे हैं कि आदमियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सब महिलाएं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं. और ऑब्वियसली बात है, जो महिलाओं के राइट्स के लिए खड़े होते हैं या जो महिलाओं की सफरिंग देखते हैं, वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि भैया सब आदमी एक ही जैसे हैं, ऑल मैन आर रेपिस्ट्स. इट्स बिकम अ फैशन, आई वुड से, टू से ऑल मैन आर बैड, ऑल मैन आर रेपिस्ट्स, एंड We don't need men. we don't need men to the point that, you know, saying eliminate an entire gender. I think that's a very, very misplaced and misinterpreted emotion. Because I personally feel we all have some amazing men surrounding us who not only want that we have equal rights, but also pitch in whenever we need help, whenever they can do something for us. And I personally feel, Nikita, the society needs to have a balance. Men and women are not each other's enemies or competitors. We complement each other. We need to uplift each other, and we need to acknowledge that both genders can have problem, or anyone can have problem, and we should talk about sufferings irrespective of a particular community or a caste or a gender, because anybody who has power can misuse those power. And like we were talking earlier, legally women have a lot of power today, and they are misusing it left, right, center. करेक्टली सेड, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे लड़कियों की राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो नीचे कमेंट्स ऐसे लाइन से भरे होते हैं कि व्हाट अबाउट मैन, लड़कों की इक्वालिटी के बारे में कौन बात करेगा, सेफ्टी के बारे में कौन बात करेगा, क्योंकि बहुत कम जनता है जिसे पता है कि अभी इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है. एक और टर्म है जिसका ना बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन, एंड दैट इज़ पेट्रियार्की. पेट्रियार्की को तो आए दिन गालियाँ मिल रही होती हैं, लेकिन हम सारा इल्ज़ाम लड़कों पे डाल देते हैं कि इनकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, इनकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी हुई है. लेकिन आई बिलीव कि लड़कियों का भी उतना ही हाथ है, औरतों का भी उतना ही हाथ है इस पूरे सिस्टम में. लेकिन आपके अकॉर्डिंगली, सिंस यू टॉक अबाउट मेंस राइट्स, तो ओवर द ईयर्स आपने क्या चेंज देखा है, कि क्या बातें किस तरीके से चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस राइट्स? सी पेट्रियार्की, आई थिंक एक वो बॉल है जिसको कोई भी आके मार देता है और उनको लगता है कि काम हो गया, पेट्रियार्की के ऊपर सब कुछ ब्लेम कर दो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो मैं तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्पेस फॉर द लास्ट 12 years, और दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी शॉर्ट टाइम. बट जो लोग जेंडर इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, they have been slamming and abusing patriarchy for eons, I guess now. Has that actually solved any of the problems that women have faced? Has it taken care of all the problems that women have faced? I'm not too sure, probably somebody else could answer that. But मुझे यही पता है कि सिर्फ एक टर्म उठा के अगर सारा का सारा जो ब्लेम है उसके ऊपर पुट कर दो, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर एग्जांपल, इज हम लोग विमेंस इश्यूज़ के लिए हमेशा पेट्रियार्की को ब्लेम कर देते हैं. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रू इक्वालिटी हो चुकी है. स्वीडन ले लीजिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर तरह के राइट्स औरतों के पास हैं, फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल टू लीगल टू एवरीथिंग दैट यू से. बट are women still not fighting over there? They are still fighting over there. So has the problem been solved? I am not too sure. Whereas on the other side, there is a continuous unrest across the world, and it is not just India. Across the world, there is a continuous unrest, and there's a continuous angst, I would say, against this segment or section जो कि पेट्रियार्की को हमेशा ब्लेम करती रहती है, which is the women's rights or the feminism.
बहुत सारे लोग अब अपने आप को कॉन्शियसली फेमिनिस्ट एज अ फेमिनिस्ट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. अ लॉट ऑफ विमेन एक्चुअली जो कहते हैं कि नो वी डोंट आइडेंटिफाई विद फेमिनिज्म बिकॉज somewhere it has completely lost the track, you know. We were talking about equality for women, but we have come to a point जहाँ पे हम लोगों ने आदमियों को हर चीज़ का blame डाल के और उन लोगों की हालत इतनी बुरी कर दी है, and it's sort of become a hate men movement, you know. There are some feminists who have actually given a call for kill all men. So when that kind of bias seeps in, then you lose objectivity. So and another thing is patriarchy impacts men as well. Are we finding solutions to that? I do not think so. If we particularly अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जब भी जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात आती है, एज रिसेंटली एज आई थिंक 2-3 महीने पहले कर्नाटका में एक पिटिशन थी, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए. उससे पहले बहुत बार ये भी बातें हुई हैं कि मैरिटल क्रूएल्टी जो लॉ है 498 जो है उसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. बट जब ये बात होना शुरू होता है तो उसकी ऑपोजिशन में सबसे स्ट्रांगली विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट या फेमिनिस्ट्स खड़े होते हैं. और वेरी फनीली वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं इन लॉज को ना लाने के लिए, जिस आर्ग्यूमेंट को जब हम देते हैं वो कम्प्लीटली डिसमिस करते हैं, विच इज़ कि अगर आदमियों को भी लॉज मिल गए तो वो मिसयूज़ करेंगे. So what you're trying to say basically is it's okay if women are misusing the laws, but do not give laws to men even if they have genuine problems, because you know we apprehend they will misuse it. So I find it very ironical. I find it very hypocritical. I personally feel that it is very important for a healthy future, for a conducive environment, especially when it comes to gender issues, to be there to stand against the wrong. Like I said, both the sides need to sit together. Nobody is an enemy of anyone over here. I have all my heart and soul to understand and also do anything that is possible so that women who suffer get justice. I'm very clear. अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ गलत करता है, किसी भी तरह की वायलेंस करता है, he needs to be punished. There is no if and but in that. But if a woman does violence on a man, if a woman falsely accuses a man, she needs to be punished as well. There are no excuses. There should be no excuses over there, just like there should be no excuses when men wrong women, right? Exactly. So having a very double standard approach कि औरत ने किया तो then you will find excuses कि इसको तो misguide कर दिया गया था, या इसने तो advocate की सुन के ऐसा कर लिया. नहीं, उनका भी अपना दिमाग है. जिस तरह एक आदमी एक औरत के साथ गलत करते हुए उसकी कॉन्शियंस में उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है और इसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है, उसी तरह औरतों को भी पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत कर रही हैं, वो लॉज का अब्यूज़ कर रही हैं या वो वायलेट कर रही हैं किसी की डिग्निटी या रिस्पेक्ट, तो उनको भी रेपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं. तो आई पर्सनली फील both the sides need to ensure that this does not lead to a further more war than what it has already been, and we actually talk for the rights and you know, respect and dignity of everyone. But you being a woman, when you talk about men's rights and you're up there like anything, और आप मतलब बिल्कुल हर मौके पे बोलती हैं, तो आपको भी बैकलैश तो आता ही होगा कि औरत होके औरत का साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ये चीज तो देखी है कि जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन तो आपको औरत का साथ देना ही है, फिर चाहे वो औरत कितनी गलत क्यों ना हो. ये तो एक मतलब वो कहते हैं कि अनसेड नॉर्म है, बट दिस इज नॉट ट्रू और ये सही भी नहीं है. तो आपके साथ क्या होता है सोशल मीडिया में, किस किस तरीके के एलिगेशंस या किस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलती है? मैं पहली तो लोगों की मिसकंसेप्शन रिजॉल्व करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे पास आदमियों के इतने सारे केसेस होते हैं दैट वी आर नेक डीप ऑलवेज इन वर्क, always, and I rarely find time to do anything but you know just keep on helping people as much as possible. बहुत सारी महिलाएं भी मेरे पास आती हैं and मैं उनको शंट अवे नहीं करती हूँ. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, but the reason that I am you know dedicatedly working for men is because ना ही उनके पास कोई कमीशन है, ना ही उनके पास लॉज हैं, ना ही उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं. तो अगर मेरे को मैं अगर कुछ कर सकती हूँ जिससे उनको मदद हो, then I have put my entire focus on that. But there are a lot of women who approach us as well, and there's a friend of mine, she's very kind, she has been through herself a lot in her life,
and she is free of cost, without without taking anything from anyone. She is counseling these women, and a lot of women have also taken help from us. So I am not that कि कोई महिला है तो मैं उसकी बात भी नहीं सुनूंगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं है. But it's just that my work is focused on helping men. Having said that, बहुत गालियाँ पड़ती हैं. मुझे एंटी वुमेन कहा जाता है, मुझे महिलाओं की दुश्मन कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं महिलाओं को अंडरस्टैंड ही नहीं करती हूँ और हमेशा पुरुषों की साइड लेती हूँ, जबकि मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा न्यूट्रल इंसान कोई नहीं होगा. बस यही है कि मैं बहुत खरी भाषा में और बहुत ही विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स मैं बोलती हूँ कि महिलाएं भी गलत हैं. और मुझे नहीं लगता कि वो कोई क्राइम है बोलना. हम लोगों ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, हस्बैंड मर्डर इन 2023 बाय देयर वाइफ्स and suicide by men, which were predominantly because of adultery by the wife or the partner, or domestic violence by the female partner, or false accusations by women. 500-550 हम लोगों ने इस तरह के केसेस, टोटल लगभग 850 केसेस का हम लोगों ने डेटाबेस एक रेडी किया है. तो जब इतने सारे पुरुष हैं जिनको उन्हीं की वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके मर्डर कर दिया, तो फिर ये कहना कि भैया महिलाएं गलत हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, या मैं महिलाओं के खिलाफ बात कर रही हूँ. अगर कोई आदमी किसी महिला का रेप करता है तो वो रेपिस्ट हुआ, वो गलत हुआ, उसको हम लोग सब एक्नॉलेज करते हैं. वहीं कोई अगर महिला किसी आदमी के साथ उसको फिजिकली या सेक्सुअली या डोमेस्टिकली अब्यूज़ करती है तो हम उसको भी तो गलत ही बोलेंगे ना. ये तो नहीं बोल देंगे कि क्योंकि ये महिला है इसने अगर ऐसा कर भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई पर्सनली फील वैसा किसी को नहीं समझना चाहिए. बट हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे बोलती हैं कि इसने तो मेंस राइट्स को बिजनेस बना लिया है, ये तो एंटी वुमेन है, इसका तो घर चल रहा है मेंस इश्यूज़ के ऊपर काम करके, इसकी तो खुद की शादी नहीं हुई है, तो ये कैसे बोल सकती है उन महिलाओं के बारे में जो मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में वो होती हैं, प्रताड़ित होती हैं. एंड टू द एक्सटेंट कि देयर वाज अ टाइम व्हेन and those episodes have been very, very harsh on me, I would say. I take it all very sportingly because I understand that I'm in a public space and people may speak all kind of things. But there was a time when the Sarvjeet Singh and Jasleen Kaur case had happened, the Delhi case. और मैं I think Times Now के प्राइम टाइम पे थी और जसलीन वहाँ पे बैठी थी. जस्ट बिकॉज मैंने उस शो में बैठ के ये कहा था कि ये मैडम ने एक फेसबुक का पोस्ट किया है, मैं उसको डिसमिस नहीं कर रही, लेकिन जिस आदमी को वो एक्यूज़ कर रही हैं, एक पब्लिक स्पेस पे हुए गए इंसिडेंट की एलिगेशन है, एक बार उससे तो पूछ लो. इन द जेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द जेस्ट, कोर्ट में भी तो दोनों पक्षों को अपना साइड रखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि अगर आदमी है तो उसको एकदम से पनिश कर देते हैं. तो आई जस्ट सेड दिस कि सरजीत की भी साइड हम लोग को सुननी पड़ेगी, एक बार बाहर तो लेकर आइए. उस वजह से ट्विटर वाज फुल ऑफ अब्यूजेस फॉर मी, एंड देयर वाज दिस वुमन हु कॉल्ड मी अ सप्लायर ऑफ रेपिस्ट्स, pimp, and my niece was dragged into all of this, and my family was dragged into all of this. My parents were abused, and that has happened a lot of times. Whenever there is a case जिसमें starting में the entire media is on the side of the woman, but even if somebody like me says that have a balanced perspective, or at least give a hearing to the other side, who you calling the rinda, rapist and what not, you will not be able to take away these words if that man is proven innocent someday. So why not at least hear both the sides, and that leads to abuse all the time, just all the time. बिल्कुल. But it's okay. And when we talk about कि ऐसे कोई इंसिडेंट जब सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो जाते हैं, एंड लड़की सपोज करो कि वो पोस्ट कर देती है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, तो पहला जो हमारा रिएक्शन होता है वो हमेशा यही जाता है कि लड़के ने ही गलत किया होगा. जी. और
स्पेशली अगर लड़की खुद बोल रही है तो जी। फिर तो कोई मतलब हमारे पास मौका नहीं बचता एक बारी भी लड़की को क्वेश्चन करना। जी। इनफैक्ट निकिता, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं एक केस आपके साथ शेयर करती हूँ विच ऑलवेज ब्रेक्स माई हार्ट, एंड इट कम्स फ्रॉम अ वुमन हु इज़ वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड, इंटरनेशनल पढ़ी हुई है, वो अभी भी इंटरनेशनल सेटल है। आज से लगभग 2-3 साल पहले एक महिला ने ट्विटर के ऊपर एक अपनी पीड़ा एक्सप्रेस करी कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। 6 या 7 दिन से उस किडनैपर का पता नहीं चल रहा है और उनके बच्चे का उनको पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया है किडनैपर उस बच्चे को लेके। तो ये महिला जो है, इन्होंने अपने नाम से ही वो पोस्ट की थी, वो पोस्ट वायरल हो गई। रोहतक से ये केस था और रोहतक पुलिस, हरियाणा पुलिस पूरी मतलब इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर हो गए, कुछ 10,000 टाइप शेयर हो गए थे उस महिला के पोस्ट के। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ उस महिला का नाम जो है गूगल करने की कोशिश की या उस केस की डेप्थ में जाने की कोशिश की कि ये केस है क्या, और तब पता चला कि जिसको वो किडनैपर बोल रही थी वो उस बच्चे का पिता है। ओह। इन दोनों का लिटिगेशन बहुत सालों से चल रहा है और ये महिला उनके पति को अपने बच्चे को देखने भी नहीं देती। उस आदमी के पास, उनका नाम मनोज धनखड़ है, मैंने ये केस के बारे में बहुत बात की और मेरे को उनका नाम लेने में कोई दो राय नहीं होती है। वो एक ऐसे फादर हैं जो पिछले 7 साल से अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है, बट वो अपनी फाइट फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मनोज को जो है कोर्ट से विजिटेशन राइट्स मिले हुए थे वीकेंड पे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट ये जो महिला है ये खुद अब्रॉड रहती थी, बच्चे को उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास रखा हुआ था और इनका आपस में कोर्ट में केस चल रहा था। जब वीकेंड के जो विजिटेशन राइट्स के लिए मनोज जब जाता था उनके घर, तो कभी वो बच्चे की बीमारी का बहाना बनाते थे, कभी ये बोलते थे बच्चा बाहर गया हुआ है। मतलब महीनों सालों वो बेचारे अपने बच्चे से मिल नहीं पाए। इवेंचुअली जो उन्होंने स्टेप लिया, शायद हम उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन ये मैं दुनिया के ऊपर छोड़ूंगी कि एक ऐसे पिता की क्या मनोदशा रही होगी कि उनको ये करना पड़ा। वो अपने बच्चे को लेके एक दूसरी स्टेट में चले गए। वहाँ पे 1 हफ्ते वो अपने बच्चे के साथ रहे। जो समय वो अपने बच्चे के साथ सालों से नहीं स्पेंड कर पाए थे, वो उन्होंने स्पेंड किया। वो पहाड़ों में घूमे, वो अच्छे से रहे, साथ में खाना खाया और एक छोटी छोटी हैप्पीनेसेस जो होती हैं लाइफ की, वो उन्होंने एक्सपीरियंस की। बट क्योंकि पुलिस उनको बिल्कुल एक पूरा माहौल बन गया था उनके खिलाफ, तो पुलिस ऑब्वियसली एंड देयर वाज अ टर्म एसोसिएटेड किडनैपिंग, यस, जिसकी वजह से मामला और सीरियस हो गया। और ये भी यही नहीं निकला, उनके पोस्टर, इस महिला ने उस आदमी के पोस्टर, उसका फेस, हर जगह पे पोस्टर छपवा दिए कि ये किडनैपर है, ये किडनैपर है, किडनैपर है। सोचिए उनकी इमेज, उनकी सोशल स्टैंडिंग के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। इवेंचुअली उनको पुलिस वापस लेकर आई। बच्चे ने बकायदा CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बोला कि मैं अपने पापा के साथ गया था और मैं बहुत खुशी से उनके साथ रहा हूँ, एंड द किड वॉज देन हैंडेड ओवर टू हर। बट नाउ एक सिस्टम ने एक आम से इंसान को इस कगार पर ले गए वो कि वो लॉ का वायलेशन करके अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन बजाय के ये देखने के कि वो कितनी साल बेचारा सफ़र किया था जिसकी वजह से उसने किया, कोर्ट्स देन सेड हाउ डेयर यू टेक द चाइल्ड अवे, और उनके विजिटेशन राइट्स भी ख़त्म कर दिए। सो मैं जब देखती हूँ खासकर चाइल्ड कस्टडी इश्यूज़ में, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई जहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि अगर महिला किसी के साथ लिव इन में रह रही है शादीशुदा होने के बावजूद, या अडल्ट्री का अगर उसके ऊपर एलिगेशन है, तो दैट इज़ नो ग्राउंड टू डिनाई हर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज शी इज स्टिल अ मदर टू द किड्स। फेयर इनफ, बट आप फादर्स के इतने खिलाफ क्यों हैं फिर? मतलब वो उन्होंने बेचारों ने कोई गलती कर दी कि उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने एक बच्चा किया जिसको वो फादरली लव देना चाहते थे, या क्या मतलब, या उनकी ये गलती होगी कि उनकी वाइफ के साथ नहीं बनी। यू पीनलाइज फादर्स ऑन एवरी स्टेप, बट यहाँ पे एक विजिबल कहीं ना कहीं रॉन्ग को भी आप बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो रॉन्ग है भी तो भी मदरली इंस्टिंक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट अबाउट फादरली इंस्टिंक्ट्स?
right? And then the court handed over, in this case, the custody. The kids were staying with the father for the last, I think, 5 to 6 years, and then suddenly custody जो father से लेकर mother को दे दी जाती है इस केस में. बट ऐसा हम लोग कभी भी नहीं देखते. बहुत बहुत रेयर, आई थिंक 0.001% केसेस हैं जहाँ पे इस तरह के उसमें कस्टडी माँ से लेकर पिता को दे दी जाए. तो बहुत सारी बायसेस हैं. और अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना की वजह से न्यूज़ बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करती है, लीगल इश्यूज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड मीडिया रिपोर्टिंग होने लग गई है, तो इस तरह की जजमेंट्स आमतौर पे लोगों तक पहुंचती हैं. और तब लोगों को फिर और फील होता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बायस है. वाई दिस बायस इन फेवर ऑफ women? What wrong have the men of this generation done? For which they are always told कि women have been oppressed for centuries and that's why this is happening. They are not the ones who oppressed women. They have tried to be as equal as possible and give every opportunity and be absolutely standing along with women, pushing them and supporting them. Then when it comes to their individual suffering, then why the bias? बिल्कुल. And you have talked about divorce. सोशल मीडिया पे अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक चीज़ वायरल हो रही है, एंड दैट इज़ कि गौरव तनेजा हु इज़ अ वेरी वेल नोन यूट्यूबर एंड ऋतु राठी, इनका जो र्यूमर्स है, डिवोर्स र्यूमर्स है, इसके अराउंड अभी बात शुरू ही हुई थी. एंड एज यूजुअल पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग द मेन. और गौरव तनेजा ने जब पोस्ट भी किया, ऑब्वियसली वी डोंट नो द होल स्टोरी, अभी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन गौरव तनेजा ने ये पोस्ट किया है कि बिफोर नोइंग एनीथिंग प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग मी. आपको अभी पूरी स्टोरी नहीं पता है. एंड ऋतु राठी सेड द सेम थिंग कि प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग हिम. अभी स्टोरी क्या है वो बाद में पता चलेगी दुनिया को, बट मैं ये चीज़, ये एक पैटर्न देख रही हूँ कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ बाहर आती है तो सबसे पहले, मतलब अगर एक लड़की रोकर सामने आ जाती है तो मतलब एक लड़के के ऊपर ही वो सुई जाती है कि ठीक है, ही इज़ द वन हु हैज़ डन ऑल द रॉन्ग थिंग्स. तो आपका इसके लिए, ये जो आपने ये चीज़ें देखी हैं, इतने केसेस आपने किए हैं, तो ऐसे केसेस में आपने क्या देखा है कि लड़कों को और क्या क्या फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो जिस तरह की जजमेंट लोग पास करते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, खास करके इफ़ द पर्सन हैज़ एनी स्टैंडिंग इन द सोसाइटी या वो कुछ पॉपुलर हैं. आई रिमेंबर आंध्रा से भी एक अभी थोड़े दिनों पहले केस आया था जहाँ पे एक वहाँ के पॉपुलर एक्टर हैं, उनकी शायद एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने मीडिया में जाके कहा कि इसने मुझे चीट किया है, ये किया है, वो किया है, और पूरी की पूरी मीडिया जो है उस एक्टर को हाउंड करने में लग गई. उसके बाद उनका 1-2 स्टेटमेंट भी आए, बड़े पब्लिक डिस्कशंस भी हुए, और उन्होंने बताया कि हम बहुत पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड शी हैज़ केप्ट ऑन स्लिंगिंग मड एट मी, और बार बार सोशल मीडिया पे रेकिन करती हैं इस चीज़ को, जबकि एंटायरली जो चीज़ है वो बिल्कुल झूठी है. बहुत सारे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट एक बड़े पॉपुलर सिंगर हैं, उनसे उनके ऊपर रेप केस लगाया गया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के द्वारा, और पूरी मीडिया में छप गया कि ये आदमी रेपिस्ट है, ये इस आदमी के ऊपर रेप का एलिगेशंस हैं. और फाइनली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उस केस का क्या हुआ. उस केस में उस महिला ने लाखों रुपए लेके और उसके बाद केस सेटल कर लिया, केस क्वॉश हो गया, ख़त्म हो गया हाई कोर्ट से. तो जैसे ही इस तरह के कोई केसेस आते हैं, महिला एलिगेशन लगाती है, इमीडिएटली बाय डिफ़ॉल्ट उसको बिलीव कर लिया जाता है, मीडिया पिकअप कर लेती है, हर एक चीज़ को भुनाया जाता है, मसाले की तरह पेश किया जाता है. इनफैक्ट गौरव और ऋतु के केस में आई वुड से हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, द काइंड ऑफ डिग्निटी दैट दे हैव मेंटेन्ड, and especially to Ritu for coming out and saying, that please do not do this. And here is a man, like जो मैं अभी बोल रही थी इससे पहले, here is a man who has empowered me and been there for me for the last 8 years, ensured that I am so capable कि मैं अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ. तो you cannot take that away from someone, right? And that's exactly what happens. एकदम से आदमी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं लोग, यही करते हैं कि उसी की सारी गलती होगी, उसी ने कब सब कुछ गलत किया होगा, उसी को लेकर जजमेंट्स पास करने लग जाते हैं. जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो थोड़ी सी पावर रखते हैं लोग,
वो तो फिर भी चलो उनके लिए तो ये सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है, बट जो लोग इतनी पावर नहीं रखते हैं या इतनी सोशल स्टैंडिंग नहीं रखते हैं निकिता, वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ब्रूटल रेपरकशंस होते हैं। मैं आपको अभी एक केस बताती हूँ, नाम नहीं लूँगी, मध्य प्रदेश का केस है। एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया कि मुझे एक लड़की है जिससे मैं मैट्रिमोनियल ऐप से मिला और हम लोग ने कुछ महीने बात की एंड देयर वाज इंटीमेसी इन बिटवीन अस एंड कोई ऐसा शादी का प्रॉमिस वगैरह नहीं था, और slowly and steadily she started asking me for too much of money and I was spending like water on her and her demands kept on increasing and eventually I had to say no. I felt I was being suppressed in the relationship, being dominated upon. She would call me 50 times, 60 times a day अगर मैं उससे बात नहीं कर पाता था, and I had enough of it. And I said no, I am not going to get married to you. और उस लेडी ने जाके मेरे ऊपर रेप केस कर दिया, ये बोलते हुए कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था. So I asked this man, what's the name of this woman? Turns out that I already know other victims of this woman. Oh. And she has filed 3 rape cases on 3 different men, alleging exactly the same thing. और उन्होंने शादी का झांसा, same story. And this woman with crocodile tears went to the media, started crying and got the face and a photo, not just photo of this man, but his family also published in newspapers. So he then reached out to me, ma'am, I really need your help. She has got me defamed everywhere. इसने मेरी photo छपवा दी है, नाम छपवा दिया है. I plead you to please help me out. Then I contacted each and every media organization that I could, explored my entire network. बात की मैंने उनके डिजिटल हेड से, मैंने उनको कहा ये देखिए यही लेडी है, इसने 3 रेप केसेस करे हुए हैं और ये इस तरह के मैसेजेस इसको भेजे हुए हैं, आप एटलीस्ट एक बार दोनों साइड को सुनो. तो आपने वन साइडेड पूरी की पूरी स्टोरी छाप दी है. दैट मैन वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब and a lot of men actually lose their job. The moment it comes in media with their name, they lose their job. So ये बंदा तो मुझे रीच कर पाया and I could get those articles removed. But what about like thousands and thousands of people who do not have such access? उनके तो नाम छप जाते हैं. There's been a lot of debate also on this in the high courts as well, कि अगर एक महिला की identity, if she's saying that she's a rape victim, हम protect करते हैं, तो आदमी जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता है तो उनका भी जो आइडेंटिटी सेव करके रखना चाहिए या नहीं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन एट लीगल in the courts going on that right now. But the point I'm trying to say is a man faces not just criticism but professional ramifications, personal ramifications, family ramifications. जो उनकी पूरा फैमिली है वो तो फिर यही सोचता है अरे इसने कुछ ये किया होगा, फिर लोगों को मौका भी मिल जाता है अपने स्कोर्स सेटल करने का. हर फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती हैं. सो ही गेट्स टारगेटेड फ्रॉम जस्ट सो मेनी साइड्स एंड अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन केसेस वेयर द मैन किल्ड हिमसेल्फ. He was not able to take the pressure. He was not able to take the humiliation. मैं अभी निकिता, I've just thankfully saved a man from a rape case, and I'd literally hand-holded him for the last 2 months since he approached me. I went with him to the cops. I went with him to the police stations. I did everything possible. The lady in this case had forged a pregnancy report. Fake pregnancy report उसको सबमिट करी गई. सिर्फ उसको नहीं सबमिट करी बल्कि उसके ऑफिस में उसके सुपीरियर्स को भी सबमिट करी गई, ये बोलते हुए, और वही शादी का झांसा वाला केस. और जब मैंने उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जो उसने प्रेगनेंसी का वो कराया था, जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट कराया, लकीली समबडी आई न्यू वर्कड इन दैट हॉस्पिटल, और हमें पता चला कि दैट प्रेगनेंसी रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली फेक. And it was while she was claiming that she got pregnant from this man in July this year, that pregnancy report was from 2023, where she had gone and got herself examined with another man, and she had changed the dates and she was producing that pregnancy report here now. So in the last 1 month or so,
there are so many times when this guy said that, ma'am, I feel like killing myself. And I said, listen, I am literally hand holding you an opportunity that so many people do not get. So you please do not talk about this, because trust me, I'm going to get you out of this. And today that man is actually out of it. And we were able to prove to the authorities that whatever she's saying, it's an absolute lie. But yes, there are just so many men who end up killing themselves because the pressure is immense. exactly. In fact, if you would remember, जब शिखर धवन की वाइफ ने सबसे पहले पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पे कि यू नो टू बी डिवोर्स्ड सेकंड टाइम, that time also a lot of people were saying ki she must have been a victim of abuse. She must have been, you know, oh my god, that guy is a big cricketer, but then imagine what she was subjected to. But only when the final judgment in their divorce came out that, in my personal opinion, it was Shikhar who was taken absolute advantage of in this relationship, and that man continues to suffer. He is not able to see his child. Yeah. एंड टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, आई बिलीव कि दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं इमोशनल नुकसान तो होता ही है, क्योंकि इतने सालों से आप साथ रहे हैं, एकदम से ये डिसीजन आता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेन, इनको फाइनेंशियल नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. Yes. सो टेल मी कि ये जितना भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसकी वजह से व्हाट आर द थिंग्स दैट मेन हैव टू गो थ्रू, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमनी? There's a guy who I'm not connected personally with, but you know, connected on social media, and he knows a lot of other men's right activists, so he's kind of taken care of. And he talks about, he constantly posts about going to his place of litigation. So he stays at an X place and he has to go to a Y place जहाँ पे उनकी पत्नी ने सारे cases डाले हुए हैं, at least twice a month. Okay, and going there, attending the date and then coming back, एक date पे आपके कम से कम 2 या 3 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि it's thousands of kilometers away, right? So he calls this legal tourism. Okay, so the kind of problems that men have to face just because their relationship fails is not just emotional but extraordinarily financial. They have to travel to another state for attending the court dates. They have to find out an advocate in an absolutely alien state where perhaps probably they don't even know anyone, and then ensure that advocate would fairly represent them. Spend humongous amounts on, you know, engaging that advocate and then ensuring that the advocate fights their case. This is just the litigation part. Then the woman would ask for maintenance. So every month, if the maintenance is granted, they have to pay that maintenance. Then their entire family is implicated in 99.99% matrimonial disputes in India. Entire extended family of the man is implicated. तो आपको अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, जिसको भी महिला ने जिसका भी नाम लिखा है, उनको भी अपने साथ लेके उस स्टेट में जाना पड़ेगा. एटलीस्ट 1-2 बार तो जाना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाद में शायद उनके नाम निकल जाएं. So and then comes the final demand of alimony. So कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 25 लाख मांग रही है, कोई 50 लाख मांग रही है, कोई 1 करोड़ मांग रही है. Right now I am handling so many cases where the woman is demanding 1 crore. Somewhere she's demanding 2 crores. Now thankfully some of the litigations that are happening and the court proceedings that are happening, वो social media पे आ रही हैं because high courts की जो streaming है वो live हो गई है. तो अभी केस in fact बड़ा viral हुआ था. उसमें जो महिला थी, she was asking for 6.5 lakh maintenance per month for herself when there were no kids. So we are seeing all of this happening very, very frequently. Just today as we talk, the Chief Justice of India, Justice Chandrachud, he has made an observation. He has requested a woman to find a job because she is an M.Tech and she's done her PhD from USA. But they are completely embroiled in a matrimonial dispute, and I'm sure she must be demanding maintenance or money from the husband
when she's so capable of earning for herself. So the ramifications for men are financially a lot. और बहुत सारे लोग give up कर देते हैं because their entire family suffers. So for them, a lot of times it becomes a decision between peace and money. And a lot of people, a lot of men have to pay up through their nose because they just have to wriggle out of this. Unfortunately, बहुत सारे लोग जो सालों साल fight भी करते हैं, by the end of it, they don't get anything back. They don't get anything for the damage that has happened to their life. The woman is never asked to pay for the damages or the defamation or for filing false cases. I've been working for the last 12 years on false dowry, domestic violence cases. I don't know of even 12 cases where the woman was punished for filing a false case on the man. बिल्कुल. That's the scenario. As you said कि आपने इतने साल ऐसे केसेस पे काम किया है which included false dowry cases and false rape cases. आपने डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया है, फॉर एग्जांपल इंडियाज सन्स एंड मार्टियर्स ऑफ मैरिज. ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी होता होगा. Absolutely. एंड देन इट टर्न्स आउट कि ऐसे एक केसेस नहीं, ऐसे हज़ारों केसेस हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जिसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहता. सो टेल मी कि क्या ऐसा आया दिल में दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि नहीं, इधर भी ज़रूरत है, इधर ध्यान देने की भी ज़रूरत है. So in 2011, a very personal experience happened where we were victims of false accusations of dowry and domestic violence. Unfortunately, like I told you, most of the people have to draw a decision between peace and money. Although we settled the case that I'm talking about in the family by paying up, but we did so on our terms and conditions, so that was perhaps the only saving grace. But without having done, you know, slightest of wrong, we were, I would say, extorted legally. And I would call it legal extortion because you file false charges on a man and his entire family and then ask for lakhs of money. That is daylight extortion. Whether somebody wants to say it or not, I call it legal extortion. And in fact, Supreme Court of India in 2005 called misuse of IPC 498 illegal terrorism. So it's not my words, it's the words of the apex court. So after that experience, Nikita, I started researching. I was like, what nonsense is this, you know? White blatant lies, something that has not happened at all, something which is imaginary fiction written in the complaint by the woman, and we have substantial proofs to prove that that's everything that she's written is totally false, because we have the evidences of what has actually happened. In those scenarios also, it is she who will be heard by the cops, by the courts. Why? That question of why was so huge for me. And then I started researching. I stumbled across suicide video of Syed Ahmed Maktoum. I cried that night so profusely, because while this entire thing was happening very personally, I saw suicide up close and personal. And that's when I decided that probably I can't do anything much. लेकिन as a journalist, as a documentary filmmaker, मैंने कुछ short documentaries पहले बनाई थी. They had done pretty well for, I was a student, I had just gotten out of journalism school, and those documentaries I made when I was in the journalism school, they did pretty well. One of them won Jivika award, one of them was shown on NDTV during the elections. So I thought, why not make a documentary? और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी फिल्म देख के लोगों को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी फाइट बैक करने के लिए, और कुछ नहीं तो उनको ये पता चलेगा कि वो अकेले नहीं है. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सुसाइड केसेस मेन टेंड टू किल देमसेल्व्स thinking, one, they have brought shame on their family, and two, if they are not there, then this problem will go away. And last but not the least is in their families, surrounding families, they usually have not seen anything like that happening. So they think they are the only one who is going through this, and they don't know how to get out of it. So they choose to end their life. So I just wanted to save lives, and I thought, मैंने जैसे आपने बोला कि ऐसे हज़ारों केसेस हैं, बट कोई सोचता भी नहीं है,
तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि कोई फिल्म बनी हुई है, कोई एक ऐसा मीडियम है, विजुअल मीडियम है जहाँ जिसने बताया हो लोगों को बहुत पावरफुली कि इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं या इस तरह का इंजस्टिस लोगों के साथ हो रहा है, एंड देयर वाज नन. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2011-2012. It was already almost 30 years since the law had been passed. Misuse of IPC 498A started becoming a topic of discussion in legal circles or otherwise as early as 1989. In 2005, like I said, Supreme Court called it legal terrorism. उसके बाद भी कोई एक इंसान जिसने सोचा हो कि एक फुल फ्लेजेड फिल्म हम बनाते हैं, सिनेमा जो कि सोशल इश्यूज के ऊपर इतना काम करता है, कोई मेन स्ट्रीम फिल्म हो, कुछ भी नहीं था. So I thought, okay, let's start from here. Let's make a documentary film, and that's how I started working on Martyrs of Marriage. पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना काम करते करते, जॉब करते करते वो फिल्म बना लूँगी, but it did not happen. I quit my job and then I dedicated myself to working on Martyrs of Marriage. It got released in 2016. बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ है वहाँ पे, उसमें जहाँ पे झूठा डाउरी का केस लगाया गया. एंड what really pains my heart is जब मैं वो फिल्म बना रही थी उसके दौरान भी इतने सारे सुसाइड होते गए. एंड द डॉक्यूमेंट्री हैज़ 3 cases where very young men chose to end their life because 1, they did not get a hearing anywhere, and 2 is they felt that their family was suffering because of them. Manoj Kumar from Bangalore, then we had Syed Ahmed Makhdoom, then we had Avdesh, very very painful case. Young banker got married, within few months realized his wife never wanted to marry him, and he was okay if his marriage failed, but then the woman filed false dowry case, domestic violence case, and when she did not get her way by filing all of these cases also, then she filed a false molestation case on his father and his brother, and he could not just bear the suffering, and he wrote it in his suicide note that, you know, I plead the Prime Minister of India, the Law Minister of India, the Women's Commission to at least verify the allegations. एक महिला बोले बस डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और आप आदमी को सूली पे चढ़ा दो और पूरे समाज में उसकी इतनी बेइज्जती हो जाए. हाउ फेयर इज दिस? सो आई हैव ट्राइड शोकेसिंग ऑल ऑफ दीज एंड हाउ द लॉ गेट्स मिसयूज्ड एंड हाउ ब्लेटेंटली द लॉ गेट्स मिसयूज्ड इन Martyrs of Marriage. Then while I was making Martyrs of Marriage, 2012 Nirbhaya happened. After that the rape laws were strengthened a lot, you know, and of course done with a very very good intent. Rapists need to be punished harshly as possible, and rape victims deserve all kind of justice, but unfortunately there is humongous amount of misuse of rape laws that started after 2012. So thousands and thousands of cases where men are now being extorted just by allegations, सिर्फ ये बोल के कि हम आपके ऊपर रेप का केस डाल देंगे, इतने लाख रुपए दे दो. And proper extortion gangs are working across various states who are trapping people, demanding lakhs and crores, filing false rape cases. And so when I started seeing कि इतना ज़्यादा misuse increase हो रहा है, then I decided that my next project is going to be on false rape cases. And that's when India's Sons took birth. Thankfully, we did not have any money. I did not have any money when I was making Martyrs of Marriage. And it was self-funded and part crowd-funded. But for India's Sons, I was able to fetch a producer. And India's Sons tells stories of men who were totally innocent, but falsely implicated in not just rape case, but gang rape case also. All of these cases are resolved, proven to be false in the court of law. But it's the journey of these people. Somebody spent 5 years in jail. An IPS officer who, along with his wife, had to fight for 3 years to prove their innocence. A guy who left 23-page suicide note, Arvind Bharti from Delhi. And it's so interesting, Nikita, जो हम लोग बात कर रहे थे, बाकी सब लोग तो क्या, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज को कभी उठाती नहीं है. Arvind was is one of the most heart-wrenching cases that I've ever come across in life. And he left 3 sets of suicide notes. Posted one to the court,
another to the cops and left third in his own house. दिल्ली के हार्ट में होती हुई इतना terrible suicide, none of the mainstream medias did that story. I saw एक इतनी छोटी सी clipping in the newspaper कि एक ऐसे आदमी ने इतने पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर उसको झूठा रेप केस में फंसाया गया था और पहले उसको झूठा डाउरी के केस में फंसाया गया था, उसने ऐसे सुसाइड कर लिया है. एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मैं इस आदमी की फैमिली तक कहीं तक पहुंच पाऊँ. फाइनली कुछ समय लगा बट आई रीच्ड हिज फैमिली एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ वीक सिंस हिज सुसाइड. और एक हफ्ते जब मैं उसकी घर पे उसके माता पिता से जाके मिली हूँ तब तक उनके केस में FIR भी दर्ज नहीं हुई थी. पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की थी. वी हैड टू डू अ प्रोटेस्ट. उसके बाद FIR दर्ज हुई और उसके 4 महीने बाद उस महिला रिचा का अरेस्ट हुआ. जब पुलिस ने प्रॉपर तफ्तीश कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद ही महिला का अरेस्ट हुआ. बट यहाँ पे तो एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, इतना लंबा प्रूफ छोड़ा, एविडेंस छोड़ा, तब भी 4 महीने लग गए उस महिला को अरेस्ट करने के लिए. और यहाँ पे हम झूठे केसेस में आदमी को एकदम से पुलिस उठा लेती है देखते हैं. सो क्रेजी काइंड ऑफ बायस. बिल्कुल. एंड ये मिसयूज जो है आई थिंक ये हर जगह पे ही होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली सेटअप वहाँ पे भी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि there's a posh act to help us if you are being harassed. लेकिन इसके भी कुछ लूप होल्स हैं. इसमें भी हमने देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा फेवर किया जाता है, विच इज़ आई थिंक कि ठीक है, बिलीवेबल है कि बहुत से केसेस लड़कियों की तरफ से आते हैं. लेकिन कभी कभार ऐसे फॉल्स केसेस भी आते हैं जिसमें पूरा करियर ख़त्म हो जाता है, आपकी अगेन फैमिली से आपका बिल्कुल रिश्ते टूट जाते हैं जस्ट बिकॉज आपके ऊपर एक फॉल्स क्लेम जो है वो लग गया है. सो ऐसा कोई केस आपने देखा हो जहाँ पे वर्क प्लेस में इस तरीके का जो है मिसयूज़ किया हो इस पावर का? बिल्कुल. एक तो आपके सवाल के जवाब से पहले मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इंडिया सन्स और मार्टर्स ऑफ मैरिज दोनों की दोनों फिल्म्स जो हैं जियो सिनेमा पे हैं. तो जो हमारी बातें हैं वो अगर आपने रियलिटी में क्या होता है देखना हो तो प्लीज़ मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को ज़रूर देखिएगा. सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का भी काफ़ी मिसयूज़ होता है और हम लोगों ने, हमारे पास ऐसे बहुत सारे आदमी आते हैं जो हमारे को बताते हैं कि उनको झूठा फंसाया गया इस तरह के केस में. इस प्रोविज़न का भी मिसयूज़ अगर किसी आदमी ने अपनी जूनियर को उनकी वर्क एथिक्स के ऊपर या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर या फिर उनका बिल्कुल ही काम को लेकर कोई सीरियस नहीं है उस चीज़ के ऊपर डांट लगा दी या कुछ बोल दिया या पॉइंट आउट कर दिया, तो बहुत केसेस हैं जहाँ पे जो लड़की है सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा देंगी. अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था जहाँ पे महिला ने जो है अपने साथियों के साथ मिलके पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी कर लिया था. और जब ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करी तो उसके रिटॉर्ट में उसने ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स के ऊपर मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया. गुड़गांव से हम लोगों ने पिछले आई थिंक 2022 एंड में एक केस, एक फैमिली को हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थी हेल्प करने की, हालांकि उसमें इवेंचुअली नहीं कुछ हो पाया. बट अमित हैं गुड़गांव से, ऑप्टम नाम की कंपनी के साथ वो काम करते थे और एक महिला जो उनके साथ कैब शेयर करती थी उसने उनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था. उन्होंने अपने सुसाइड में ऐसा कहा, उन्होंने बताया कि प्रूफ देने के लिए कि हाँ भैया उस महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उस महिला ने कहा कि जब हम कैब से जाते थे तो ये मुझे बुलाने के लिए फ़ोन करते थे और उनके बीच में आपस में वर्क के लिए कोई ना कोई किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया था और उसके बाद उस महिला ने एलिगेशन लगाया विदाउट उसकी कोई बात सुने हुए. उस कंपनी ने उनसे उनका आईडी स्नैच कर लिया, उनको निकाल दिया, उनके साथ जाने क्या उन 4 घंटों में हुआ जब वो ऑफिस गए थे उस रात को. ही केम बैक टू हिज होम, ही लेफ्ट अ सुसाइड नोट एंड ही हैंग्ड हिमसेल्फ. और भी बहुत सारे केसेस हैं. एक केस है, मैं जगह नहीं आइडेंटिफाई करूँगी क्योंकि अभी सब जुडिस है, बट वन ऑफ द क्रेजीएस्ट केसेस दैट आई हैव सीन. यहाँ पे एक डायरेक्टर लेवल इंसान को सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के एलिगेशंस के अंतर्गत फंसाया हुआ है, जहाँ पे एक गार्ड लेवल महिला जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है, और क्योंकि उस महिला की ऐसी पोजीशन है कि
कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए उनको डायरेक्टर के साथ डायरेक्टली काम करना पड़ता है। ये महिला उस डायरेक्टर को निकिता मैसेजेस भेज रही है, सर यू आर स्मोकिंग हॉट, सर आई लाइक यू सो मच, सर आई लाइक योर persona, sir when you talk it takes my heart away, okay, and he then eventually tries to make this woman understand because she's much younger to him. वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डोंट सेंड मी सच मैसेजेस, दीज आर वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट, and then she further sends him message where she sends him her photographs. Do not I look hotter than your wife? I want to have a sexual relationship with you. If you do not give in to my demands, then you will see what I will do to you. This man eventually blocks her, and then after a few days she goes and files a sexual harassment complaint against him. But on what basis? She says that this man basically roped in, tried to showed affection towards me and, accepted my proposal and met me and then tried to kiss me and he has sexually harassed me. And that case is going on right now. I cannot identify anyone over here, but I have gone through in depth into this case and I feel just so sorry. Despite having all of these proofs, now why the man is being held accountable? Why did he not block her soon enough? Why did he, in between what this man did was that he, in zest of not having this woman's career get impacted, he roped in 2 female employees in the organization and told them and requested them to counsel her. And now it's been taken against him again, saying he went against the dignity of a woman by exposing these chats to other female employees. Now what do you say to this? When I came across this case, I was like, wow. Like, I have absolutely no idea on why they are after him. But, there are a lot of politics. There's a lot of politics. There are a lot of other things into play, especially when a man who is in the position of power gets accused. So, fingers crossed, I really pray for this family that they get some relief. But I understand how difficult it is for them to go through all of this, to not have slightest blot on your image for such a long career, and then towards the fag end, you have just an allegation like this, and the perspective of everyone just changes towards you. It's just very, very sad. So yeah, sexual harassment at workplace also gets misused a lot. But in my understanding or in my experience, there is much lesser misuse of sexual harassment at workplace or the POSH Act, because the Act in itself has a clause for misuse. And in fact, because of that clause, there have been a lot of cases to the extent, if I remember, I think this was few years ago, it was in news. I did not personally looked into the case, but there was a female professor who was ousted from the institute, and these are one of the IIMs, I remember, where the woman was asked to leave because she leveled a false POSH complaint. बट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब सपोज करो आप जैसे बता रहे हैं कि मोस्टली लोग आपको आई एम अज्यूमिंग कि सोशल मीडिया से रीच आउट करते होंगे, तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? तो क्या प्रोसेस क्या रहता है? So we work on 2 levels, and in fact I just started my organization this year. It's called Ekam Nyay Foundation, and we counsel and we provide legal guidance to people. We create content for awareness. We are into researches. In fact, I just shared with you, we have released the husband murder by wife and suicide by men report 2023, one of the only kind of reports, as much as I know, with as many as 800 cases documented. And then last but not the least, we intervene personally in cases. So over here, identifying which is a true case or a false case comes at 2 levels, where we are counseling or guiding people, and last is intervention. So
because we are looking at approximately 150 to 200 cases every month, it is practically not possible for us to filter every story that we get or every person that we receive. तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, we obviously hear the person, we hear the problem that the person has, and we ask for their documents and we do a little bit of vetting of the documents, understand कि ये जो हमारे को बता रहे हैं उसका background legally क्या है, and any other evidences that the person shares with us for us to understand the case. So when it comes to counseling, Nikita, we do not have any filter personally, until unless the person has personally told us. For example, there was a guy once who told me that he raised his hand on his wife. So I said that's the end of conversation. That's not acceptable. As simple as that. You can give any excuses for that, but that's not acceptable to us. So sorry, we would not be able to move ahead. But as far as it comes to provide guidance, we tell them about the rights, legal rights, and the legal recourses that they already have. So we are not doing anything which can in any way harm the woman, even if it's a case which is she is the genuine victim and the guy is not really falsely accused. So we just tell them about legal recourses. But in intervention cases जहाँ पे मैं personally खुद involve होती हूँ, there we vet the entire evidence, the entire FIR, and just like I am not putting myself at a pedestal and calling myself a doctor or anything, but just to give a simile, जैसे डॉक्टर्स को थोड़ा नेचर ऑफ डिजीज पता चल जाती है बाय लुकिंग एट द सिम्टम्स, वैसे ही हम लोग जब एफआईआर पढ़ते हैं तो एक जो बहुत जेन्युइनली रिटन एफआईआर होती है वो एक बहुत डिफरेंटली रीड करती है एक कंकॉक्टेड एफआईआर से. कंकॉक्टेड एफआईआर्स में एक सेट लाइंस होती हैं या फिर एक सेट नेचर होता है. जैसे कोर्ट्स में भी बहुत बार जब जजमेंट्स आती हैं तो कोर्ट्स जब उस केस को डिसमिस कर देती हैं, क्वॉश कर देती हैं, तो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी दैट दे यूज व्हिच इज कॉल्ड ओमनीबस एलिगेशंस, कि बस बोल दिया कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, तो इसने मेरे साथ ये कर दिया, सेट. आपने देखा है पैटर्न. जैसे बहुत सारे झूठे रेप केसेस होते हैं जहाँ पे महिला बोलेगी कि इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसके बाद मुझे नशा हो गया, और इसके बाद इसने मेरे साथ ऐसे किया, फिर उसके बाद इसने मुझे शादी का झांसा दे दिया. सो द स्टोरी वुड स्टार्ट विद दिस कोल्ड ड्रिंक और सम सेडेटिव एंड देन इट वुड लीड टू शादी का झांसा. सो वी नो देन देयर इज अ पैटर्न, एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट एफआईआर, देन द मैन ऑब्वियसली शोज अस हिज चैट्स. मैं 2 केसेस आपको अभी बताती हूँ जो हम हैंडल कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी ने मुझे जनवरी में कॉन्टैक्ट किया. उसने मुझे कहा कि इनफैक्ट I really wanted to share this case. It's mind-boggling. जनवरी 2024 में एक आदमी मेरे पास आता है, उसका नाम है धीरज और वो फरीदाबाद से है. वो रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल करता है और वो मुझे बताता है कि उसके किसी दोस्त को मेरे बारे में पता चला और उनको झूठा रेप केस में फंसाया गया, और वो रोई जाता है, इतना रोता है बेचारा. और वो मुझे बताता है कि लास्ट ईयर जुलाई 2023 में उनके ऊपर एक झूठी रेप की एफआईआर दर्ज करी जाती है एक ऐसी महिला द्वारा जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं है. टच करने की तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है. तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैं 7 महीने पहले एक मूवी देखने गया था और जहाँ पे मेरे दोस्त भी मेरे साथ गए थे. मैंने देखी और मैं अपने दोस्त को ड्रॉप किया और मैं अपने घर चला गया. 7 महीने बाद जुलाई में मेरे ऊपर एक एफआईआर होती है कि मैंने उस दिन जब मैं मूवी देख रहा था इस महिला का रेप किया है. वो मेरे साथ एफआईआर शेयर करता है और एफआईआर की जब मैं स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि ये क्या मजाक है. तो महिला बताती है कि 7 महीने पहले मैं मूवी देखने गई थी और ये आदमी धीरज और उसके एक दोस्त मेरे साइड में बैठे थे. इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी. मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं आई तो मैं इनके साइड में बैठी थी. इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई. उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद मुझे नशा हो गया और उसके बाद नशा हो गया तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, तो मैं थिएटर से निकलने लगी. तो ये आदमी जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई है और उसको नशा हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, ये आदमी पीछे से आता है और इसको बोलता है आपकी तो तबीयत ख़राब सी लग रही है, चलो मैं आपको छोड़ दूँ. और फिर मैं उनके साथ जाती हूँ. एक प्रॉपर मॉल है जहाँ पे पता नहीं हज़ारों लोग होंगे और रात का इतना कोई लेट भी शो नहीं था, 9 साढ़े 9 बजे की वो बात बताती है. और कहती है कि नीचे जब मैं बेसमेंट में गई और ये मेरे साथ बैठे तो इन्होंने अपनी गाड़ी में उस बेसमेंट में इनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया.
उसके बाद ये घर चली गई, ये डिप्रेशन में चली गई, इसलिए इन्होंने एफआईआर नहीं फाइल करी। 7 महीने बाद फेसबुक चलाते हुए मैंने इस आदमी का चेहरा देखा तो मुझे याद आया, अरे ये तो वही है जो थिएटर में था। तो मैं आज एफआईआर दर्ज कराने आई हूँ और मेरे रेप की एफआईआर दर्ज कर दीजिए। और पुलिस बिना कुछ इन्वेस्टिगेट करिए, ऑब्वियसली पुलिस तो वही करती है, इस आदमी को थाने में पकड़ के ले जाया जाता है। वहाँ पे इस पूरे के पूरे जो कंकॉक्शन है, उसका जो रिंग लीडर है या जो एक वो हनी ट्रैपर है, जिसके ऊपर अब एफआईआर हो गई है, तो मैं धड़ल्ले से उनका नाम भी ले रही हूँ, मुकेश नरवत नाम का नाम वहाँ पे जाता है और धीरज को बोलता है कि अगर तुम 50 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम जेल में सड़ोगे। और वो पुलिस स्टेशन के बाहर इन लोगों से, सॉरी टू इंटरप्ट, जब हाँ, ये एफआईआर जाती है या कुछ भी ऐसा जाता है तो कोई एक, जैसे अभी मेरे दिमाग में ये केस सुन के क्वेश्चन आ रहा है कि कभी मिले नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, एंड देन अचानक से एकदम से ये केस आ गया, तो क्या लाइक इसका कोई ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं होती है? स्टेटमेंट ऑफ द वुमन, that is the whole, when people question my work, they do not understand what's happening on ground. A blatantly false case like this, absolutely blatantly false case like this gets not only registered, but the guy got arrested and was in jail for 5 months. अभी मैंने आपको फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट वाला केस बताया ना, उसमें जब हम लोग थाने में जाके बैठे थे, मैं उनको कह रही हूँ कि मैम ये फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट इसने लगाई है, प्रूव हो चुका है हॉस्पिटल में कि ये फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, आप फिर भी इस लड़के को, वो लड़के को जो है धमका रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। सब लड़कों को ही धमकाते हैं। तो मैं इतनी सरप्राइज हो रही थी, तो वो जो लेडी ऑफिसर वहाँ पे बैठी हुई है, वो उनके ये एग्जैक्ट शब्द थे निकिता, कि हमारे को कोई इंक्वायरी नहीं करनी होती है, हमारे पास तो लेडी आती है और वो बोलती है कि रेप का केस मुझे दर्ज करना है, तो हमारे को केस दर्ज करना होता है। एंड शी वाज आल्सो नॉट रॉन्ग, शी सेड हमारे को किसी ने नहीं बोल रखा कि आप इंक्वायरी करो, हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट ने की गाइडलाइंस हैं कि आप सीधा केस दर्ज करो। बट इट ब्रेक्स माय हार्ट कि It is इतनी so पावरफुल sad. चीज है। Yes. अगर ये लड़कियों के लिए रखा है कि ठीक है Yes. आपको कोई फर्दर क्वेश्चनिंग नहीं होगी, दैट मीन्स ये हमारे ऊपर बहुत बढ़िया, हमें एक पावरफुल चीज दी गई है, हथियार है ये हमारे लिए, इट्स अ वेपन फॉर अस कि हम कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसी चीज का मिस यूज होने लगता है तो कितने ही ऐसे वो होता है ना, शेर आया वाली स्टोरी, और जब एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा, then And again, rape is such a serious crime. मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ और मैंने पब्लिकली में भी बहुत बार बोला है, आई शडर टू थिंक ऑफ अ डे when our courts will have to say that rape laws are being horribly misused and we will have to put in some guidelines in place to protect the innocent men. And it will happen. I can give it in writing because it happened with 498A. In 498A, in fact, these are not my words, Nikita. Anything that I say, it is backed with evidence and what is happening on ground. Gujarat High Court has said exactly the same thing 10 days back in a false rape case. That just the way 498 and domestic violence laws were misused, rape laws are exactly on the same trajectory. People are misusing the laws and it is time to protect innocent men. And 498 का इतना मिसयूज हुआ कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस पास करनी पड़ी। नाउ बहुत स्क्रूटनी होती है हर एक कंप्लेंट की जो 498A के अंडर दर्ज होती है। अब तो 498A नहीं है, भारतीय न्याय संहिता के बाद इट्स सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ BNS। बट इमीडिएट अरेस्ट होना, कानून ने बोला या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गाइडलाइंस हैं, आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या है, जो जेन्युइन कोई विक्टिम होगी उसको भी इतनी ज़्यादा स्क्रूटिनी से गुजरना पड़ रहा है, पहले तो अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए और उसके बाद उस बंदे का अरेस्ट करवाने के लिए। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देयर वुड बी अ लॉट ऑफ जेन्युइन विक्टिम्स हु आर फेसिंग ट्रबल्स बिकॉज so many women misuse the law. Or rape cases are also exactly on the same trajectory. So the work that I do is not just in the interest of men, but it is in the interest of women as well. Because ye jhoote cases have clogged the system, are taking away the trust, are reducing the efficacy of the laws that have been made for protection of women. So it's not just harassment of men that happens because of these cases, but the genuine trust that is there on women and that needs to be there on women to ensure that they are given justice, that's being eroded, that's been obviously taken away. So it's I personally feel
just too many people should probably join hands and ensure that it is the genuine victims who get justice and not people who have turned these laws into weapons of extortion. But ये धीरज वाले केस में his wife was pregnant at that time. And she went under depression. She was 5 months pregnant and she went under depression, and unfortunately they saw no way out because उनकी लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होगी because the judge perhaps did not even want to see what's the facts of the case, or they had to give 33 lakh rupees, and then this woman who was alleging rape, उसने एक एफिडेविट पे लिख के दिया कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ था after taking in 33 lakhs. और फिर इसके बाद कोई लड़की के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते Now हैं. she has been booked for extortion. We went to the Home Minister. We filed a complaint in January when like I told you, जब धीरज ने मुझे कॉल किया and he was crying like anything. मैंने उसके सारे के सारे evidences देखे, पूरी तरह से केस को wet किया. And obviously ये तो बहुत ही blatantly false case है, तो इसमें और जिस गैंग ने इसको फंसाया वो गैंग पहले भी 2018-19 में एक्सटॉर्शन के मामले में, हनी ट्रैप के एक्सटॉर्शन के मामले में ही जेल में जा चुका है. और जिस लेडी ने इसके ऊपर झूठा रेप केस किया वो मार्च में जाके किसी और बंदे के ऊपर एक और रेप केस फाइल करती है, तो वो केस जयपुर में फाइल्ड है. वहाँ पे भी इस लड़की के ऊपर एक्सटॉर्शन का एफआईआर हो गया है. और अब फरीदाबाद में भी पूरी एक एसआईटी बनी है जो इस पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है. आई वेंट एंड मेट द कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद एंड द ऑफिसर्स देयर नाउ हैव अश्योर्ड दैट देयर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन. तो यहाँ पे एक वो केस है जहाँ पे बहुत ही विजिबल एक्सटॉर्शन का एंगल है. तो ऐसे केसेस में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने एफआईआर कायम करवाई है, उनको अरेस्ट भी करवाया है. एक गुड़गांव में ऐसी लड़की थी जिसने 9 रेप केसेस फाइल करे हुए थे. उसको इवेंचुअली 1.5 साल, लगभग 1.25 साल जेल में रहना पड़ा. एंड शी हैड टू गो ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट बेल. देयर इज अनदर वुमन इन जबलपुर, उसने भी बहुत सारे झूठे रेप केसेस फाइल करे हुए हैं. उस केस में भी मैंने आला अधिकारियों को लिखा और एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट करी. इवेंचुअली शी वाज आल्सो बुक्ड फॉर एक्सटॉर्शन. शी इज़ इन जेल राइट नाउ. एक जयपुर में केस है जहाँ पे उस महिला ने 14 रेप और गैंग रेप के झूठे रेप केसेस करे हुए हैं, झूठे केसेस करे हुए हैं. उसके ऊपर भी फाइनली 2 एफआईआर हुई एक्सटॉर्शन चार्जेस के अंडर, और वो भी अभी जेल में है. लोअर कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है. तो जहाँ पे बहुत ही ब्लेटेंट मिसयूज़ होता है वहाँ पे हमारे को एक्शन कराने में भी थोड़ी मदद मिलती है, या फिर हम लोग एक्शन करा पाते हैं. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट या वी try and bring such people to justice every day. बिल्कुल. एंड you were working on dating app scams. Yes. इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे. प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस कि ये जो डेटिंग ऐप स्कैम है, क्योंकि सिंस इट्स सो मच ट्रेंडिंग और मैं देखती हूँ कि न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इस जो पूरा स्कैम है इसका शिकार बना होता है. तो प्लीज़ टेल अस इजी सिंपल इनके जो प्रोसेस रहते हैं, स्टेप रहता है, ये किस तरीके से होता है स्कैम. डेटिंग ऐप स्कैम्स के ऊपर काम करना मैंने लगभग 2 साल पहले शुरू किया था. और पहले जो विक्टिम्स आए थे वो दिल्ली से ही आए थे. यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा कुछ फाइनल वो नहीं करवा पाए उन स्कैमस्टर्स के ऊपर, बट अवेयरनेस काफ़ी मैंने अपनी पोस्ट से और ऐसे कैफ़ेज़ को एक्सपोज करके की थी. फिर उसके बाद हैदराबाद में एक पर्टिकुलर कैफ़े था, उसके बहुत सारे विक्टिम्स मेरे पास आए. 8-10 लोगों का हम लोगों ने ग्रुप बनाया. सारे के सारे जो उनके अमाउंट्स थे स्कैम के और किस तरह के मोडस ऑपरेंडी थी वो मैंने डॉक्यूमेंट करी और फिर उस कैफ़े को एक्सपोज किया. वो कैफ़े बंद हो गया. हैदराबाद में मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया एंड दैट कैफ़े वाज बेसिकली सराउंडेड बाय द मीडिया और एंड दे वर क्वेश्चनड. वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज हुई और 6 लोग अरेस्ट भी हुए. फिर उसके बाद बॉम्बे से मुझे बहुत सारे एक पर्टिकुलर कैफ़े के कंप्लेनेंट्स आने लग गए कि ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है. इनफैक्ट 2 कैफ़े थे वहाँ पे, एक तो रेड रूम था और एक गॉडफादर था. इन दोनों कैफ़ेज़ को मैंने एक्सपोज किया. इसके विक्टिम्स को वही सेम तरीके से इसके विक्टिम्स को एक ग्रुप में गैदर किया, उन सब लोगों की स्टोरीज सुनी जो कि एग्जैक्टली सेम थी. फ्रॉम 25,000 to 65,000 स्कैम्ड विक्टिम्स केम टू अस और उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया. 2 एफआईआर्स एक पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, एक एफआईआर दूसरे पुलिस स्टेशन में हुई. यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बॉम्बे में जो हुई वो ये हुआ कि मिड डे ने एक बहुत ही इनफैक्ट आई वुड से कि मैं और मिड डे साथ में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया. मिड डे के 2 जर्नलिस्ट हैं
उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया इन महिलाओं के ऊपर और लाइव कैप्चर किया कि वो किस तरह से इस पूरे के पूरे स्कैम को करती हैं. और मिड डे ने लगातार एवरी डे दे केप्ट ऑन राइटिंग स्टोरीज अबाउट दिस स्कैम. सो व्हाट इज दिस स्कैम? A woman would meet you on a dating app, pretend herself to be very well educated and very well learned. अच्छे से soft sweet बात करेगी, but it's not actually a woman talking to you. It's a team that's talking to you. And वो immediately आपको बोलेगी कि you know I'm feeling very bored या फिर इस तरह का I'm new in this city. Let's just go and meet up some place. And the guy would say कि चलो ठीक है मिलते हैं, not suspecting too much. And then the guy would be and this girl would say कि मैं बड़ी नई हूँ शहर में तो मुझे बस आसपास अपने कुछ जगह पता है तो आप यहाँ पे मिलने आ जाइए. The guy would not suspect anything again, say thinking कि okay she would feel more secure at a place where she knows about. And then he goes to that place. और वहाँ से वो किसी अनसस्पेक्टिंग जगह पे बुलाती है, फॉर एग्जांपल किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर या फिर किसी एक मॉल के ऊपर. तो इंसान चला जाता है थिंकिंग कि हम आसपास की मॉल में कहीं पे बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे. बट शी टेक्स हिम टू अ क्लब, अ वेरी स्पेसिफिक क्लब, सेइंग कि मैंने इस क्लब के बारे में सुना है, बड़ा अच्छा है, लेट्स जस्ट वॉक इन देयर. शी गोज ओवर देयर. एज सुन एज दे आर सीटेड डाउन, द वेटर विल गो टू हर फॉर द ऑर्डर एंड नॉट द गाय. और उस आदमी को मेन्यू भी नहीं दिखाया जाएगा. कुछ स्मार्ट लोग, ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे या फिर एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड लोग होंगे तो वो एटलीस्ट मेन्यू देखेंगे. बट बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है अभी क्या ही हो जाएगा, या मतलब कुछ सोचते भी नहीं एक्चुअली. तो एंड द वुमन विल ऑर्डर कि मैं 4 शॉट्स ले रही हूँ, 5 शॉट्स ले रही हूँ, 6 शॉट्स ले रही हूँ, व्हाट विल यू हैव? द गाय विल ऑर्डर अ बियर और समथिंग एंड ही विल अगेन नॉट थिंक कि ये कितने ज़्यादा हाई प्राइस्ड हो सकते हैं शॉट्स. इवेंचुअली आधे पौने घंटे में ही शी विल rake up the bill to in thousands and then she will make an excuse कि मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे भाई मेरे को लेने आ गए हैं या फिर मेरी मम्मा का फ़ोन आ रहा है, I have to rush out. And she vanishes. Within 45 minutes, 1 hour, the guy is then left over there. And even if he tries to counter argue कि ज़्यादा तुमने spend किया है, सब कुछ तो तुमने पिया विया है तो तुम भी दो, she will say कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है. And then the bouncers will also target this guy saying कि तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा. Now what's the background to this? The background to this is ये जो क्लब्स हैं, लॉस मेकिंग जो क्लब्स हैं, ये एक पर्टिकुलर टीम को हायर करते हैं. ये टीम लगभग 35 से 40 लोगों की होती है. द क्लब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सर्टन आवर्स, फॉर एग्जाम्पल 12 to 8, इज टेकन ओवर completely by these scamsters. So the management over there would also be theirs, the waiters also would be theirs. जो लड़की है वो भी उन्हीं की होगी और वहाँ पे सिर्फ एक बकरा होगा जिसको वो हलाल कर रहे होते हैं. They usually do not allow any walk-ins at that time because उनकी बिलिंग में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि 12 to 8 दिन जिन पूरी की पूरी बिलिंग होती है, then the club has a tie-up with these scamsters और वो इनका डिविजन होता है. These scammers have made anything from 15 to 20 crores. Only the scamster that I'm talking about, who we have exposed, और eventually 6 लोगों का बॉम्बे में अरेस्ट भी हुआ. But these guys have been operating, they started from Delhi, then they have gone and worked in Pune, then they have gone and worked in Bombay. They have worked for the longest of time in Bombay because our system is also corrupt. So there are a lot of other links that they develop, and there are a lot of other links that shield them and protect them, and the scam continues. Even after so many of my expose, abhi bhi almost on a daily basis, I get a message from someone getting scammed. It's happening rampantly in Delhi. It's happening rampantly in Pune. Hyderabad, I think after that scam, I have not heard even one complaint. No victim has ever reached out to me in Hyderabad. So I think we have been able to clear it off in Hyderabad क्योंकि वहाँ की पुलिस का reaction was phenomenal. Bombay, the scam continues. Kolkata, the scam continues. And Goa also, we have got complaints from some cafes that this is happening. So the only way that guys can prevent themselves from being conned or scammed through dating apps is do not immediately jump in to go and meet the person. Have some conversation, understand who you're chatting with.
otherwise But this is such a common thing when Yes, we talk it about is. dating It is. app, तो इनका पर्पस ही यही है ना कि Yeah, एकदम yeah, इंस्टेंटली yeah. आप बात करोगे। बट पता क्या होता है and then- निकिता, मैं भी यही सोचती हूँ कि यार इतना अवेयरनेस स्प्रेड कर दिया, मतलब क्या है इनके दिमाग में, लोगों को समझ में नहीं आता क्या कि मत जाओ भाई, अब ऐसे कितने सारे लोगों के साथ हुआ है। वन थिंग इज पीपल थिंक कि अरे सब लोग ऐसे थोड़ी ना है तो हाँ. हमारे साथ नहीं होगा। और कभी कभार मैं इस चीज़ से भी सिमिलैरिटी ड्रॉ करती हूँ कि पंजाब में अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी गई और लड़की के ऊपर लाखों खर्च कर दिए लड़के की फैमिली ने, और फिर उसके बाद वो कनाडा या किसी और कंट्री में चली गई और वहाँ पे जाके ब्लॉक कर दिया। इतने सारे सुसाइड हो चुके हैं पंजाब में इस पूरे कॉन सिस्टम के पीछे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं बिकॉज देर आर सम केसेस वेयर पीपल हैव लैंडेड अब्रॉड एंड हु वर नॉट कॉन्ड और हु वर नॉट डिसीव्ड। सो यू नो देयर इज ऑलवेज दिस होपफुलनेस कि यार हमारे साथ नहीं होगा, बट जब हो जाता है फिर उसके बाद फिर आप रियलाइज करते कि ओ हमारे साथ ये गलत हो गया। सो no matter how much awareness we spread, there would always be some people जिनको अता पता नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, and they will get conned. Also I believe कि लड़कियों के पास ना सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है ना तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि समथिंग इज फिशी। Yes. लेकिन आई गेस कि ये सेंस थोड़ा सा कम डेवलप थोड़ा है नहीं है ही लड़कों में। है ही नहीं लड़कों में। तो आप मुझे बताओ कि सिंस यू हैव वर्क लाइक इन सो मेनी केसेस और इतने केसेस आपने इतने डीपली रिसर्च किए हैं, तो लड़कों को यहाँ पे थोड़ी इनकी हेल्प कर दो कि किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सही है या ये गलत है, और कौन से वो कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल ईयर्स और जो मतलब असल के आंसू है उसके बीच कैसे डिफरेंशिएट कर पाए। आई थिंक डेटिंग ऐप स्कैम से बचने का तो सिर्फ एक यही तरीका है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि लड़की ज्यादा डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए या इमीडिएटली आपके साथ किसी होटल में जाने के लिए या उसी की तरफ से सारी की सारी पहल हो रही है विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट यू, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। प्लीज़ समझ जाइए कि आपके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। एंड आई जस्ट वांट टू वार्न गाइज दैट यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ डिफिकल्ट द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज गुड़गांव में हम लोगों ने लास्ट ईयर एक गैंग को पकड़वाया था। उसमें जो लड़की है शी वॉज वर्किंग इन एन MNC, अच्छी खासी कंपनी में काम कर रही थी, वो अच्छे खासे पैसे भी कमाती होगी, बट स्टिल द ल्योर ऑफ गुड मनी। ये लड़की डेटिंग ऐप से मिलती थी लड़कों को, उनके साथ होटल में जाती थी, वुड आइदर हैव फिजिकल रिलेशनशिप और नॉट हैव। पता नहीं कितने लोगों को ऐसे स्कैम कर चुकी थी, ये पूरा गैंग था। और जिस दिन वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है होटल में, उससे अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाती थी ये बोलते हुए कि इस आदमी ने मेरा रेप किया है। एंड पुलिस भी इन्वॉल्व थी, एक लेडी पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थी, जो वो अब लेडी पुलिस ऑफिसर भी जेल में है। और उनकी जब बेल रिजेक्ट हुई तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत ही फैंटास्टिक ऑर्डर पास किया था कि पुलिस इज सपोज टू प्रोटेक्ट इनोसेंस, और यहाँ पे पुलिस ही ऐसे गैंग्स का पार्ट मिलके और लोगों को एक्सटॉर्ट कर रही है। दिस वुमन डिजर्व्स नो लीनियंसी, हर नेम इज़ मुनेश देवी। एंड सो ये जाके बैठ जाती थी, और क्योंकि पुलिस की मिली भगत थी तो लड़के को वहाँ पे बुलाया जाता था और बोला जाता था कि तू इतने लाख रुपए दे दे, नहीं तो तेरे ऊपर रेप का केस दर्ज होगा और तू फिर जेल जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर आदमी डरता है इस तरह के केस या इस तरह का एलिगेशंस झेलने में। सो ये जो फाइनेंशियल वाला पार्ट है, जो मैंने बोला कि कुछ हज़ारों का कैफ़े स्कैम जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्लब स्कैम, वो तो बहुत छोटा है, उसमें आपको फिजिकली या लीगली कोई बहुत ऐसे हार्म नहीं हो रहा। ऑब्वियसली आपका पैसा गया तो गया, बट देयर कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज एज सीरियस एज दिस ऑल्सो। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे एक्चुअल में इस तरह के कॉन्स ने, इस तरह के स्कैमस्टर्स ने रेप का झूठा केस करवाया और फिर उस बंदे को पता नहीं कितने लाखों रुपए देने पड़े, एंड देन द वुमन टर्न्ड हॉस्टाइल, और तब जाके ये केस जो है क्लोज हुआ। क्योंकि वही है ना, using women as the front shield of doing all of these criminal activities, because if she goes and files a complaint, then she is a victim in the eyes of law, whereas she herself is the criminal here because she is extorting people. तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है समझ जाओ कि अगर फालतू में कुछ जाने पहचाने बगैर अगर लड़की इतनी ज्यादा आपको हवा दे रही है तो वो कुछ तो गलत डायरेक्शन में हवा जाने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद अस। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये, और बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिक्स सेंस अभी तक डेवलप नहीं है। आई होप कि उन सबकी हेल्प हुई होगी। ये तो स्कैम्स तो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं निकिता, बट अगर आप किसी गलत
महिला से शादी कर लें तो वो तो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता है। Again. उसके बाद तो आपके पेरेंट्स भी फंसते हैं, आपकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और वहाँ पे तो फिर लीगली डिमांड हो जाती है एलिमनी की। इन केसेस में तो फिर भी चलो पैसा मांग रही है तो वो एक्सटॉर्शन हो गई, बट अगर शादीशुदा महिला अगर पैसा मांग रही है एलिमनी के नाम पे, चाहे 2 दिन की भी शादी हो, तो भी उसमें कुछ इलीगल नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं उसको कह सकते। तो प्लीज़ वॉच आउट मैन, हाउ द पर्सन यू आर ब्रिंगिंग इन टू योर लाइफ, एंड अदरवाइज yeah, there are a lot of people over there, out there, a lot of women out there who can do anything for money. So not all men are saints and not all women are saints. So yeah, be safe. So thank you so much for being a part of this ladies problem, and I guess all the ladies and all the men out there, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इन पर अब फाइनली ध्यान दिया होगा। So thank you so much, और इसी के साथ ऐसी और entertaining वीडियोस देखने के लिए keep watching Z Switch.